लॉर्ड वेल्जली, इसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था। वेल्जली का उद्देश्य स्पष्ट था, वह कंपनी को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहता था, उसके प्रदेशों का विस्तार करना चाहता था और भारत के सभी राज्यों को कंपनी पर निर्भर होने की स्थिति में लाना चाहता था। वेल्जली ने शांति तथा निष्पक्षता की नीति छोड़ युद्ध और केवल युद्ध की नीति को अपनाया और सबसे बड़ी इसकी जो नीति थी वह सहायक संधि थी। तो वेल्जली का कार्यकाल 1798 से 1805। अब इसकी सहायक संधि प्रणाली। वेल्जली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी चला गया। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशेष भूमिका निभाई और उन्हें भारत का एक विस्तार क्षेत्र हाथ लगा। अल्फ्रेड लॉयल के अनुसार कंपनी के भारतीय युद्ध में भाग लेने की 4 स्थितियां थीं। प्रथम अवस्था में कंपनी में भारतीय मित्र राजाओं को उनके युद्धों में सहायता के लिए अपनी सेना किराए पर दी, जिसके अनुसार 1768 में निजाम से संधि की गई। दूसरी अवस्था में कंपनी ने स्वयं अपने मित्रों की सहायता से युद्ध में भाग लिया। तीसरी अवस्था में भारतीय मित्रों ने सैनिकों के स्थान पर धन दिया। उसे धन की सहायता से कंपनी ने अंग्रेजी अफसरों की देखरेख में सेना भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षण और साज सज्जा इत्यादि देकर तैयार किया। वेल्जली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा वह समय समय पर विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरल ने अपनाई थी। वेल्जली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। इसके अतिरिक्त अवध में एक अंग्रेजी रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। फरवरी 1787 में कंपनी ने कर्नाटक के नवाब से अनुरोध किया कि वह किसी अन्य विदेशी शक्ति से कोई संबंध नहीं रखेगा। कालांतर में जब सर जॉन शोर ने अवध के नवाब से 31 जनवरी 1798 को एक संधि की तो उसने इस बार यह अनुरोध किया कि वह किसी अन्य यूरोपीय व्यक्ति को अपनी सेवा में ना ले अथवा उनसे कोई संबंध न रखे। धन के स्थान पर क्षेत्र की मांग एक प्राकृतिक चरण ही था। वास्तव में भारतीय रियासतें धन के मामले में प्रायः पीछे रह सकती थी, शेष में वृद्धि हो जाती थी। अतएव कंपनी में इन सेनाओं के भरण पोषण के लिए पूर्णतया प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश देने की मांग की।
एक सहायक संधि प्रायः इन प्रतिबंधों और शर्तों पर होती थी। भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, वह कोई युद्ध नहीं करेंगे तथा अन्य राज्यों से बातचीत कंपनी द्वारा ही होगी। बड़े राज्यों को अपने यहाँ एक ऐसी सेना रखनी होती थी जिसकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ में होगी और जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति बनाए रखना था। इसके लिए उन्हें पूर्ण प्रभुसत्ता युक्त कंपनी को देना होगा। छोटे राज्यों को कंपनी को नगद धन देना होता था। राज्यों को अपनी राजधानी में एक रेजिडेंट रखना होता था। राज्यों को कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय व्यक्ति को सेवा में नहीं रखना होता था। कंपनी राज्यों के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कंपनी राज्यों की प्रत्येक प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी। कंपनी को लाभ। सहायक संधि प्रणाली साम्राज्य निर्माण के कार्य में एक भेदीय शत्रु की भूमिका निभाने लगी। भारतीय राज्य निरस्त्र हो गए क्योंकि अब उन्हें कंपनी का संरक्षण प्राप्त था। अभी आपस में कोई संघ नहीं बना सकते थे, विशेषकर अंग्रेजों के विरुद्ध। इससे कंपनी को भारतीय राज्यों के व्यय पर एक महान सेना मिल गई। एक महान सेना मिल गई। जैसा कि बेल्जली ने स्वयं लिखा कि अपनी सहायक सेनाएं हैदराबाद, पुणे, गायकवाड़, दौलत राव सिंधिया तथा गोहद के राणा के यहाँ रखने से हमें 22,000 व्यक्तियों की एक दक्ष सेना, जिसका वे विदेशी राज दे रहे हैं, इस सहायक संधि से कंपनी की सेना उसकी राजनीतिक सीमाओं से बहुत आगे जाने में सफल हो गई। इस प्रकार युद्ध का भाग कंपनी के वित्तीय साधनों पर नहीं पड़ता था तथा युद्ध क्षेत्र से दूर ही रहता था। कंपनी भारतीय राजाओं की आपसी विवादों में मध्यस्थ बन गई क्योंकि विदेशी संबंध कंपनी के अधीन हो गए। देशी राज्यों को हानियां। इस संधि से भारतीय राजाओं का मानसिक बल कम हो गया, जो अंततोगत्वा उनके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। भारतीय राज निरस्त्रीकरण से तथा विदेशी संबंधों को कंपनी के अधीन स्वीकार करने से अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। अंग्रेजी रेजिडेंट में राज्यों के प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। मुनरो ने एक बार लिखा था, मुझे कोई संदेह नहीं कि सहायक संधि अपना वास्तविक रूप दर्शाएगी तथा अंत में उसे सरकार को भी पूर्णतया नष्ट कर देगी, जिसकी रक्षा का भाग उसने उठाया है। सहायक संधि ने प्रत्येक निर्बल तथा उत्पीड़क राज्य की रक्षा की और इस प्रकार वहाँ की जनता को अपनी अवस्था सुधारने की अवसर से वंचित रखा। मुनरो के शब्दों में, भारत में जो बुरी सरकार के विरुद्ध साधारण उपचार, राजमहल की क्रांति अथवा विदेशी आक्रमण होते थे, वह सब अंग्रेजी सेना की उपस्थिति के कारण समाप्त हो गए हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य शीघ्र ही दिवालिया हो गए। कंपनी ने प्रायः राज्य की आय को 1/3 भाग आर्थिक सहायता के रूप में राज्यों से लिया। यह उतना अधिक था कि लगभग सभी राज्यों पर शेष धन रह जाता था। विदेशी सैनिक अधिकारियों को अधिक वेतन
मिलते थे तथा सैनिक सामान इतना महंगा होता था कि राजाओं को अधिक कर लगाने पर बाध्य होना पड़ता था। जब धन के बदले प्रदेश मांगा जाता था तो वह बहुत अधिक होता था। वेल्जली ने स्वयं एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा कि हमने 40 लाख रुपए के बदले 62 लाख रुपए वार्षिक कर का प्रदेश मांगा है। कार्ल मार्क्स ने सहायक संधि के प्रणाली के प्रभावों का इस प्रकार वर्णन किया है, और स्थानीय राजा उनका अस्तित्व तो वास्तव में उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने अथवा कंपनी उनकी सहायक बनी। आज यहीं पर लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यह लेक्चर IAS, PCS, TGT, PGT, SSC, रेलवे, CDS, NDA तमाम परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।